number one and nothing less. Lead me to my destiny. आसिफ जहाँ पे उसको सपोर्ट मिलेगी विकेट से, ग्रीन विकेट होगी, वो बॉल को अच्छा अंदर बाहर दोनों बहुत अच्छा मूव करता है। अगर देखा जाए आमिर की अच्छी स्पीड है, उसको आप किसी विकेट पे भी खिला लें तो वो फ्लैट विकेट हो या ग्रीन विकेट हो उस पर आपको विकेट निकाल के देगा। लेकिन आसिफ की स्पीड वही 129, 130, 131 पे और उस वहाँ पे तो उस जब भी अगर बैट्समैन जहाँ पे विकेट थोड़ा सा अच्छा हुआ तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करता है। अगर आप इसकी सीरीज़ देख लें, न्यूजीलैंड में जो सीरीज़ हुई उसमें भी देख लें कि शुरू की जो उसने स्पेल की है उसमें उससे अच्छी विकेट निकाली। इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेकंड टेस्ट मैच हुआ तो उसमें विकेट अच्छी विकेट थी। सुबह का मतलब है कि क्लाउडी था मौसम और विकेट जो बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी, सीम बहुत अच्छा हो रहा था, उसने मतलब उसमें अच्छी बॉलिंग की, 6 आउट कर दिए। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे जिस तरह इंडिया में खेलेंगे या इवन साउथ अफ्रीका में जाएंगे जहाँ पे चले बाद दफ़ा विकेटें थोड़ी बहुत बाउंसी होती हैं लेकिन आपको स्विंग अच्छा नहीं मिलता तो उसमें आपकी अगर पेस ना हो तो आप मतलब बैट्समैन उसको तो अच्छा खेलता है। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बॉलर्स की कोई कमी नहीं है। अगर सही तरीके से इस वक्त अगर सिलेक्शन हो तभी बहुत सारे यंगस्टर जो है हमारे अभी डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको अगर उन्होंने अभी बिल्कुल ही साइड लाइन की और अच्छी पेस से बॉलिंग करते हैं क्योंकि 4-5 बॉलर ऐसे हमारे पास 140 प्लस करते हैं, अभी यंग लड़के हैं अभी डोमेस्टिक में खेल रहे हैं तो उनको मतलब ये कि ट्राई करना चाहिए। अच्छा अभी ये होबार्ट की जो पिच है इसको फ्लैट समझा जाएगा? नहीं, होबार्ट की विकेट ऑलवेज फास्ट बाउंसी आप विकेट समझते हैं कि पाकिस्तान को मोहम्मद आमिर के अलावा मोहम्मद शमी को भी मौका मिलना चाहिए वहाँ पे? देखिए जी, शमी का जो रिकॉर्ड जो रहा है टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं रहा लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अगर विकेट को देखते हुए अगर अभी तो ये आसिफ की परफॉर्मेंस जो पिछले दो तीन टेस्टों से काफ़ी अच्छी आ रही है तो इस बेस पे आई डोंट थिंक सो को उसको ड्रॉप किया जाए अगले मैच में। मोस्ट लाइकली जो चांस है वो शमी का ही है क्योंकि राइट वो आए, उन्होंने पहली इनिंग में आउट की, दूसरी इनिंग में बॉलिंग थोड़ी बहुत उनकी इतनी अच्छी नहीं रही तो कुर्बानी का बकरा तो उनको ही बनना पड़ेगा। लेकिन सही अंदाज में अगर देखा जाए उस विकेट के लिए अगर टीम खिलानी चाहिए तो आई थिंक शमी वहाँ पे डिजर्व करता है आसिफ की जगह पे। शमी, मोहम्मद आमिर और उमर गुल क्योंकि उमर गुल जो है वो बॉल को मतलब है कि वो मारने वाला है। हाँ तो वो उससे उसको हाँ या तो वो उसको उस विकेट से उसको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। अगर उसको ड्रॉप करते हैं तो फिर तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो मेरे ख्याल से है कि हमारे जो 3 पेसर्स हैं उसमें अगर ये शमी को दें चांस आसिफ की जगह पे लेकिन मोस्ट लाइकली ये होने वाला नहीं है। वही साहब, आप लेवल 3 अंपायर होने के नाते एक तो मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को ये बताइएगा कि रेफरल सिस्टम जो अभी को रिव्यू सिस्टम जो उन्होंने बनाया है वो वर्क कैसे करता है। फिर आप ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि सिडनी जो टेस्ट मैच हुआ इसमें पाकिस्तान ने जो अपने डिसीजन रिव्यू कराए वो ठीक टाइम पे करवाए। और एक और क्वेश्चन इसके बारे में, कमेंटेटर्स काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स काफ़ी हार्श होते हैं स्पेशली हमारी टीमों के ख़िलाफ़। जब भी मोहम्मद यूसुफ साहब ट्राई करते थे थोड़ा टाइम लेके कामरान अकमल से या बॉलर से पूछने का तो बड़ा शोर मचाते थे कि इतने सेकंड उन्होंने ज़ाया कर दिए। तो आप प्लीज़ हमें पहले थोड़ा रिव्यू सिस्टम के बारे में बताइए, फिर बताइए कि पाकिस्तान ने अच्छे डिसीजन लिए नहीं। रिव्यू सिस्टम में डिफरेंट ओपिनियंस तो हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े अंपायर्स का ये ख्याल है कि प्रेशर हम पे कम हो गया है। लेकिन ये इस बात में सदाकत कहाँ तक है, इसमें कोई शक नहीं कि 2-3 अंपायर्स को छोड़ के जो इस बात को रियली सपोर्ट कर रहे हैं, अलीम डार साहब हैं, टॉफल है, क्योंकि उनको पता है कि उनके डिसीजन वैसे भी ऑन फील्ड काफ़ी बेहतर होते हैं। लेकिन जो दूसरे अंपायर्स हैं वो उसको शायद मतलब कह लें कि सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन पसंद नहीं कर रहे उसको, इस हवाले से कि उनकी अहमियत ग्राउंड में काफ़ी कम हो रही है। और आने वाले वक्तों में सबसे बड़ा मसला ये बनेगा कि अगर इसी तरह ही करना है तो फिर आपको बड़ा इजी है कि अंपायर अंदर खड़े करने की ज़रूरत नहीं है, अब बाहर बैठा दें टीवी पे, वहाँ फैसले देते जाएँ, बाहर कोई वो लगा दें लाइट्स या बोर्ड पे आउट या नॉट आउट का डिसीजन दे दें। तो फिर देखें बाकी सारी स्पोर्ट्स भी हैं, ठीक है किसी हद तक टेनिस ने अप्लाई किया है इस रेफरल सिस्टम को थोड़ा बहुत, लेकिन फुटबॉल है जैसे अभी रिसेंटली एक मैच में भी हाथ से गोल किया गया तो उसने कहा ठीक है दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन आपको लगता नहीं ये एक्चुअली रिव्यू सिस्टम तकवीत देता है उसको अंपायर के डिसीजंस को, क्योंकि पिछले जब मैच होते थे उसमें जब अंपायर एक डिसीजन देता था तो एक कप्तान जो है वो सोचता था कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती होगी, बॉलर सोचता था बड़ी ज़्यादती होगी। अब उसको पता है मेरे पास 2 चांसेस हैं जिसमें वो समझता है कि चांस है नहीं है, वो आराम से उसको बॉल पकड़ाते हैं कि जाओ जनाब दोबारा बॉल कराओ।
ये मैं ओपिनियन उसकी बात कर रहा था जो लोग इस वक्त सोच रहे हैं। अच्छा। मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे ख्याल में ये रिव्यू सिस्टम अच्छा है। एटलीस्ट वो टीमें जो ये कह रही थी कि जी हमारे खिलाफ ज़्यादती हो रही है, या स्पेशली ज़्यादती से ज़्यादा बड़ा लफ्ज़ कहना चाहिए कि अंपायर हमारे खिलाफ बायस्ड है, तो वो चीज़ निकल गई है। एटलीस्ट 2 चांस तो हैं आपके पास नाकाम होने की सूरत में, 2 चांस तो आपके पास हैं, क्या वो उन पे जा सकते हैं। और समटाइम्स उन्होंने देखा भी है कैसे बड़े बड़े डिसीजन जो वाकई ब्लंडर्स थे वो रिव्यू में एटलीस्ट टीम को फ़ायदा हो गया, चाहे बॉलिंग को हुआ चाहे बैटिंग को हुआ, किसी न किसी सूरत में टीम को फ़ायदा तो बाहर हुआ ही हुआ। तो मेरा ख्याल है इस सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए। डेफिनेटली इसके जो लूप होल्स हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो टाइम के साथ साथ रिमूव हो जाएंगे। क्या पाकिस्तान ने ठीक टाइमिंग पे रिव्यूज़ अपने चैलेंज किए? खैर एग्जैक्टली मुझे वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे उन्होंने यूज़ किए थे, क्योंकि मैं सारा मैच फॉलो नहीं कर सका मसरूफियत की वजह से। बहरहाल मेरा ख्याल है कि एक तो उन्होंने बहुत ही अर्ली ले लिया था, वो तो शायद फर्स्ट वो भी दिख रहा था कि वो फर्स्ट शेन वाटसन को तो हम लोग रिव्यू कराते ही कराते हैं। हाँ, वो शायद हमें डर होता है कि चूँकि वो 90s में तो जाएगा ही जाएगा। सही बात। उसके बाद पकड़ा जाए तो हमारी किस्मत 99 तक पकड़ लें तो, लेकिन वहाँ तक वो चला जाता है। तो मेरा ख्याल है वो रिव्यू खासा स्टूपिड था, क्यों उसकी बल्कि शायद मेरे ख्याल मैं इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया हूँ। वो मैं उससे पहले की बात कर रहा था, एक रिव्यू उन्होंने लिया था, शायद उससे पहले टेस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आमिर ने लिया था और आमिर ही सबसे बड़ा उसमें कॉन्फिडेंट था। मोहम्मद आमिर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त जब बॉल पिच हुआ उसने नहीं देखा था। हाँ, उसका मुंह नीचे था बिल्कुल, तो उसने देखा ही नहीं था। जब इम्पैक्ट हुआ बॉल, उसने देखा कि बॉल हिट कर रहा है स्टंप्स को, तो वो फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गया कि नीचे बॉल तो हिट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो कीपर है उसका बहुत बड़ा अहम रोल है कि वो बॉल की पिचिंग को भी देख सकता है और हिटिंग को भी देख सकता है। काफ़ी ज़्यादा उन दोनों का काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए कोऑर्डिनेशन इस मामले में, और इसमें मज़ीद ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है उन दोनों की कोऑर्डिनेशन में। मेरे वक्त के साथ साथ ये डेफिनेटली आ जाएगा। अच्छा साहब, आप हमें बताइए कि हम क्या पॉजिटिव्स लें? मैं समझता हूँ कि इसमें बड़े सारे नेगेटिव्स हैं, हमने काफ़ी सारी उसकी टेक्निकलिटीज़ का भी डिस्कस किया है। इसको पॉजिटिव आप क्या देखते हैं? पाकिस्तानी बैटिंग के हवाले से हम क्या पॉजिटिव लेते हैं यहाँ से, और उसको फिर हम अप्लाई करते हैं होबार्ट में? सर, एक तो मैं चाहूँगा कि यूनस को वापस टेस्ट में आए, उससे बैटिंग को तकलीफ मिलेगी। इस टेस्ट मैच में तो उन्होंने पीसीबी ने इनकार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। यूनस साहब तो नहीं आ रहे, और अगर फवाद अलम आ रहा है तो आई थिंक 1-2 हमारे खिलाफ बैट्समैन हैं, उनकी जगह उसको रिप्लेस करना चाहिए, मिसबाह या फैसल की जगह पे। स्पेशली मैं मिसबाह की जगह कहूँगा फवाद अलम लेके आना चाहिए। और सेकंड टीम प्लानिंग में यूसुफ को सब लड़कों को इकट्ठा करके कहना चाहिए कि वी हैव टू विन, जो भी हुआ फॉरगेट अबाउट दैट, लेकिन वी आर अ गुड टीम एंड वी विल विन। और उनको शुरू से ही अग्रेसिव और बोल्ड होकर खेलना चाहिए एंड विल विन। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि पाकिस्तान के जो पॉजिटिव्स में बैटिंग लाइन में पाकिस्तान की इस वक्त जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, अगर वो अपने आप को अप्लाई करें तो हमें लगता है कि वो 100 स्कोर की पार्टनरशिप दे सकते हैं या 50 से ज़्यादा दे सकते हैं। अगर बाहर की जाती हुई बॉल को छोड़ दें और एक क्रॉस द लाइन ना खेलने सलमान बट सकते, क्योंकि वो फॉल ओवर हो जाते हैं थोड़े से। वो तो हमारे ओपनर्स। उसके बाद फैसल इकबाल साहब जो हैं, उनकी भी अपनी कुछ रैश शॉट्स हैं जो वो अपना खेलना पसंद करते हैं। फिर मोहम्मद यूसुफ साहब हैं। मुझे लगता है कि सारी बैकबोन एक ही बंदे के इर्द है। लेकिन मैंने एक चीज़ जो गौर की है वो ये है कि पाकिस्तान पहली दफ़ा शायद वो अपने शेल्स में रह के नहीं खेल रहे। वो कहते हैं जाओ के स्ट्रोक मेकिंग करो। आपने पहली इनिंग में भी देखा कि पाकिस्तान ने जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी उसमें उन्होंने ज़रूर देख के खेला, लेकिन जहाँ पे उनको गेंद नजर आई उन्होंने उसको अप्लाई किया, उसको शॉट खेला, प्रॉपर शॉट खेला, रैश शॉटिंग नहीं की। सो वो जो डिफरेंस था, एक जो बहुत ही दबीज सी एक लकीर होती है रैश शॉट्स में और प्रोफेशनल जो उस बॉल को जो ट्रीटमेंट बनता है उसको देने में। तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ये पॉजिटिव इसमें से कुछ लेके होबार्ट में जाके जीत सकता है पाकिस्तान? देखें जी, पास से हमेशा इंसान सीखता है, जो भी मिस्टेक करता है। जो मिस्टेक्स हुई वो हो गई, लेकिन अभी हमारे ओपनर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और कोशिश करें कि 100+ की जो ओपनिंग स्टैंड है वो मिल जाए पाकिस्तान को। और अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो लॉन्ग स्कोर थोड़ा सा लेके जाएं, ताकि और फिर बॉलर जो हैं वो वापस आएँ अच्छी फॉर्म में, उनको कम स्कोर पे आउट करें। और इंशाल्लाह अगर ये ज़्यादा स्कोर हो जाता है और बॉलिंग भी उसी तरह वापस अटैक करती है तो नो डाउट कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।